नमस्कार, न्यूज़ 84 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत बुलेटिन की कानपुर से आ रही खबर के साथ। सरेआम दबंगों ने पुलिस से वहां पर मारपीट की है। ट्रैफिक सिपाही और हवलदार को सरेआम पीटा गया है। बीच रोड पर दबंगों ने पुलिस कर्मियों की पिटाई की है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। कचहरी के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ। गाड़ी रोकने पर दबंगों ने पुलिस कर्मियों को पीटा। मारपीट करने वालों पर अब कानपुर पुलिस केस दर्ज करेगी और सूत्रों की माने तो मारपीट करने वाले दबंग अधिवक्ता बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो वहां पर जनता बनाती रही और वही वीडियो वायरल। ये वही वीडियो आप देख रहे हैं। दबंगों ने पुलिस से कैसे मारपीट की है वो देखिए आप। अधिवक्ता बताए जा रहे हैं ये। पुलिस से मारपीट की है इन लोगों ने। ये दबंग हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और विवाद यहां तक पहुंचा और आप देखिए उसका वीडियो। केस दर्ज करेगी पुलिस मारपीट करने वालों पर। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। कल हिमाचल प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल हिमाचल प्रदेश में वो चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। हमीरपुर, मंडी और सोलन में सीएम योगी प्रचार करेंगे। हमीरपुर की भौटा, मंडी की सकराघट और सोलन में चुनावी जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल। तो कल हिमाचल प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में 3 जगहों पर जनसभाएं, हमीरपुर, मंडी और सोलन में। एक बड़ी अपडेट लखनऊ से है। 3 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। 3 नवंबर को सुबह 11 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सुबह 11 बजे तारीख 3 नवंबर कैबिनेट की बैठक लोक भवन में अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री योगी। कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। अगली खबर लखनऊ से है। एक्शन में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद हैं। मंत्री ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लापरवाही पर मंत्री ने प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है मंत्री जितिन प्रसाद ने। एक्शन में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है प्रमुख सचिव से मंत्री जी ने। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने मुख्यालय में आज छापा मार दिया। अचानक पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंच गए मंत्री जी। सूचना पर अधिकारी दौड़ते हुए भागते हुए ऑफिस पहुंचे, लेकिन ज्यादातर अधिकारी गायब मिले। इसके बाद जितिन प्रसाद ने नाराजगी जाहिर की और मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने का निर्देश दिया। विभाग के एचओडी से अब तक किए गए गड्ढा मुक्त अभियान की रिपोर्ट भी मांगी। जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में निर्माण कार्य और हर दिन का ब्यौरा भी कलेक्ट करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी सेतु जो किसी तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं कंफर्म करते, उनका पुनर्निरीक्षण हो और रिपोर्ट मंगवाई गई है कि ऐसा हादसा उत्तर प्रदेश में ना हो, उसकी पूरा प्रयास करें। एक बड़ी अपडेट। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा है। खतौली से विधायक विक्रम सैनी के मामले में यह पत्र लिखा गया है। आजम खां की सदस्यता रद्द करने का मामला है। विक्रम सैनी पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, जयंत चौधरी ने पत्र लिखा है। बड़ी खबर। खतौली से विधायक विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता रद्द न होने को लेकर सवाल उठाए हैं। पत्र लिखकर जयंत चौधरी ने पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को और उनसे पूछा है कि क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की गई। पत्र आप देख लीजिए। जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं। पत्र लिखा है उन्होंने अध्यक्ष को। विधायक विक्रम सैनी को लेकर सवाल उठाए हैं पत्र में। खतौली से विधायक है विक्रम सैनी, पूछा है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और हंगामे की खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा के दादरी एनटीपीसी प्लांट के बाहर से। इस प्लांट के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर पानी की बौछार की गई है।
महिलाओं और किसानों पर पानी की बौछार की गई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। 24 गांव के किसानों का एनटीपीसी प्लांट के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और उन पर पानी की तेज बौछार फेंकी गई, उनको तीतर बितर करने के लिए, उनके प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए। किसान एकता जिंदाबाद के आप नारे सुन सकते हैं, महिलाएं भी शामिल थीं और ये देखिए पानी की बौछार और इसके बीच में, इस पानी की बौछार के बीच में नारेबाजी और तालियां इन किसानों की। 24 गांव के किसान ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी प्लांट के बाहर। देखिए आप तस्वीरें, महिलाओं और किसानों पर पानी की तेज बौछार इस्तेमाल की गई और इस बीच में बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। एक और बड़ी खबर, बरेली में महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। सोशल मीडिया के जरिए पति ने यह तलाक दिया है और शादी के बाद से ही पति पर परेशान करने का आरोप लग रहा है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है पति पर। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस बात की शिकायत की है। मामला है किला थाना इलाके के मलुकपुर का। पति पर परेशान करने का आरोप, शादी के बाद से ही पीड़िता के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। सोशल मीडिया पर ही 3 तलाक दे दिया गया पति के द्वारा और अब राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया वाटर वीक का आज उद्घाटन कर दिया। उसके 7वें संस्करण में दुनिया भर से 2000 से ज्यादा लोग जल संरक्षण और नदियों में कम होते पानी के विषयों पर अपना शोध पत्र पेश करेंगे। यह कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से जल को बचाने की अपील की। साथ साथ उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जल है तो जीवन है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। 60 से ज्यादा नदियां पुनर्जीवित की गई है। नदी वहां की सर्वाधिक होगी जहां पर जीवन जीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसर भी होंगे। और हम सब जानते हैं कि ये पुरानी हमारी मान्यता है कि जल है तो जीवन है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है। और 2 दिवसीय नोएडा दौरे पर आए सीएम योगी ने शहरवासियों को 1670 करोड़ रुपयों की सौगात दी है। 13 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय नोएडा ग्रेटर नोएडा दौरे पे कई सारी सौगात गौतम बुद्ध नगर जिले को दी। अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने 13 परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा जल परियोजना रही। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि नोएडा के सभी सेक्टरों में गंगा जल को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आने वाले वर्षों में नोएडा के जितने भी सेक्टर हैं सभी जगह गंगा जल को पहुंचाने का काम किया जाएगा। और साथ में ये भी कहें कि जिस तरीके से गंगा जल को ये लोग यहाँ से दूर तक जाते हैं, अब गंगा जल खुद यहां तक आ गया है। तो जाहिर तौर से बात है कि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है कि बीते 17 वर्षों में जिस परियोजना को लेकर के तमाम सारे कार्य हो रहे थे और अधर में लटके हुए थे, वो परियोजना आखिरकार पूरी हुई और आज मुख्यमंत्री ने उसकी सौगात नोएडा वासियों को दी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीते कल जिस तरीके से नोएडा के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उस बात का भी जिक्र किया और इसके साथ साथ साफ तौर पे बात किया कि पहले सरकार को माफिया चलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था को उन्होंने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था किस तरीके से पहले खराब थी कि यहाँ से इन्वेस्टर्स भाग जाते थे, निवेशक भाग जाते थे, कंपनियां यहाँ से चली जाती थी, लेकिन बीते 5.5 वर्षों में यहाँ की सूरत बदली है। तो जाहिर तौर से बात है कि एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा और नोएडा को दे करके गए हैं और कई सारी बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई सारी बड़ी परियोजनाएं आ रही, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे फिर अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे अब अगर बात करें तो मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। कश्मीर रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। एक बड़ी अपडेट मुरादाबाद से इस वक्त हमारे पास है। जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कटघर में आजम खां की, मुरादाबाद के कटघर में उनकी पेशी हुई और आजम के बयान पर छजलैट थाने में
2019 में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। आजम खान, सांसद एसटी हसन और अब्दुल्ला आजम इसमें आरोपी हैं। उनके साथ साथ और भी कई लोग आरोपी हैं। छजलाट थाने में 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं, दोनों सपा नेता आज मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। 2008 के थाना छजलेट से जुड़े एक मामले में आज कोर्ट में आजम खान के बयान दर्ज हुए हैं और क्या पूरा मामला था, आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद शाहनवाज साहब हैं जो आजम खान के वकील से, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई और आजम खान, अब्दुल्ला आजम जो हाजिर हुए थे, अब अगली तारीख क्या लगी है, पूरा मामला बताइए। देखिए, वर्ष 2008 का मामला है ये, और ये पेंडिंग था। पहले ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ इलाहाबाद चला गया था, फिर वहाँ से पेंडिंग रहा वहाँ पर, फिर अब वापस यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद से जब से यहाँ पर हुई है, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुई इसमें। और आज जो ये फिक्स था वो इस बात के लिए था कि क्रिमिनल ट्रायल में जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो जाती है तो फिर एक 313 की स्टेज आती है। वो 313 उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं अदालत के ज़रिए और वो उन्होंने दिए हैं। फिर उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आपको मुलजिम को के कोई एविडेंस देनी है अपने डिफेंस में आपको, तो उन्होंने उसको कहा है कि हाँ हमें एविडेंस देनी है अपने डिफेंस में। तो उनके लिए डिफेंस एविडेंस के डिटेल लिस्ट जो गवाहों की है उसके लिए 3 तारीख लगाई है अदालत ने। 3 नवंबर लग गई है इस मामले में। और आजम खान के आज बयान दर्ज हो गए? जी, बयान दर्ज हो गए। अब्दुल्ला आजम के भी बयान दर्ज हो गए और आजम खान साहब के भी हो गए। एक दूसरा मामला था कटघर थाने का 2019 का, जिसमें सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी आरोपी हैं, आजम खान, अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं। जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का जो मामला है उसमें क्या तारीख लगी और क्या कार्रवाई हुई आज? उसमें आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए गवाही होनी थी, उसके लिए फिक्स थी। उसमें गवाह चूँकि नहीं आए इसलिए तारीख दे दी गई है उसमें आगे की 4 नवंबर, उसमें एक दिन बाद की तारीख। देखिए, हम आपको बताएं कि आज आजम खान 2 मामलों में अदालत में पेश हुए। एक मामला था उन पर जो 2008 का छजलेट थाने से जुड़ा हुआ मामला है। वो मामला ये है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर से एक शादी के प्रोग्राम में सहारनपुर मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे और उस वक्त उनकी गाड़ी को रोका गया था, जिसके बाद से कुछ बवाल हुआ था। उस मामले में कई सपा नेता आरोपी हैं, जिनमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम भी हैं। तो उस मामले में अब 3 नवंबर को अदालत सुनवाई करेगी। फ़िलहाल उस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों नेताओं के बयान दर्ज हो चुके हैं। दूसरा एक मामला 2019 का है, जब समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन सांसद चुने गए थे। उसके बाद एक स्वागत कार्यक्रम आजम खान के सम्मान में रखा गया था और उस वक्त सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस मामले में भी आजम खान और डॉक्टर एसटी हसन और अब्दुल्ला आजम सहित कई सपा नेता आरोपी हैं। उस मामले में अदालत जो है वो 4 नवंबर को सुनवाई करेगी। तो फिलहाल आजम खान और उनके परिवार के जो मुश्किलें हैं वो कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। एक और खबर लखनऊ से है। फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए हैं 26 लोग। बर्थडे पार्टी में खाना खाने पर इनकी तबीयत बिगड़ गई है। सभी लोगों को सीएससी मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती लोगों को देखने पहुंचे एसडीएम हनुमान प्रसाद। फूड पॉइजनिंग का शिकार होने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। एसडीएम ने बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। लखनऊ की फुटेज और वहीं की खबर। सबसे ज़्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। अस्पताल में आप देखिए क्या आलम था। बर्थडे पार्टी में खाना खाने के बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ी। तमाम बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। अफरा तफरी इसके बाद और अगली खबर शामली से है। डेंगू बुखार से मौत का सिलसिला वहां पर जारी है, रुक नहीं रहा। कैराना ब्लॉक के बीनाडा गांव में डेंगू का कहर सामने आ रहा है। डेंगू, पीलिया और टाइफाइड की चपेट में आ गए हैं सैकड़ों लोग और करीब 1 महीने में 17 लोगों के मरने की खबर है। ग्रामीणों ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। गांव में कोई मेहमान और मजदूर भी काम के लिए नहीं आ रहा। उनको भी ये डर है कि कहीं उनको डेंगू बुखार और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी ना हो जाए। जिले में अभी तक 17 लोगों की मरने की जानकारी प्राप्त हुई है। बिंडा ब्लॉक शामली जिले का। श्रावस्ती की बात करेंगे अब। वहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। गिलौला थाना इलाके में दबंगों ने पूरे परिवार पर कहर बरपाया। घर जाकर
लाठी डंडों से पूरे परिवार की पिटाई की। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस दोनों गुटों की तहरीर लेने के बाद जांच में जुटी हुई। श्रावस्ती की तस्वीरें। घर में घुसकर परिवार पर कहर बरपाया इन दबंगों ने। पूरे परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महिलाएं इसमें, बच्चे इसमें, लेकिन दबंगों के हौसले बुलंद। कहर बरपा पूरे परिवार पर। परिवार के सदस्यों को इन दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। श्रावस्ती की तस्वीरें। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कानपुर से इस वक्त हमारे पास है। अपहरण के बाद छात्र की वहां पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। 12वीं के छात्र की अपहरण के बाद हत्या की खबर है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद यह छात्र घर नहीं पहुंचा था। छात्र को चंदाली रेलवे स्टेशन के पास से उसका शव जो है झाड़ियों में मिला है, वहां से बरामद हुआ है। स्कूल की छुट्टी हो गई, उसके बाद भी ये छात्र घर नहीं पहुंचा और जब उसकी तलाश की गई तो उसका शव मिला रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में। बड़ी सनसनीखेज और दुखद खबर। कानपुर में ही थाली न लाने पर छात्र को पीटा गया। प्रिंसिपल पर छात्र को पीटने का आरोप है और बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र जब थाली लेकर नहीं पहुंचा तो उसकी पिटाई की। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्र को इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। पिटाई से छात्र बहुत देर तक रोता रहा। बात नहीं थी, बस इतनी सी बच्चे ने पुलिस को बताया कि थाली नहीं लाने पर उसकी पिटाई की गई। रोते हुए बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिठूर थाना इलाके का मामला है। प्राइमरी स्कूल इसी इलाके में। हमने ये पूछा था थाली नहीं लाया था आज, यही कह दिन थाली गलत बात है। किसने मारा? बड़ी मैम ने मारा सूर्यांश को। ओह, क्यों मारा? क्यों मारा? उसकी कोई गलती थी क्या? नहीं मैम। ओह माय गॉड। आपने पूछा था थाली क्यों नहीं लाता, उसको कहने लगे तो उसने मारने लगे। बच्चा घर आया स्कूल तो बच्चा मेरे को मैडम ने खूब मारा और खून नाके से खून ज़्यादा बन रहा था। फिर मैडम जबरदस्ती उसको करा दिया, निकाल दिया कि ये कैसे खून बंद हो जाए। एक बड़ी अपडेट गाजियाबाद से भी है। चोरों ने वापस लौटाए हैं चोरी के गहने। 20 लाख के गहने चुराए गए और 4 लाख के वापस लौटाए। कुरियर के जरिए चोरों ने गहने वापस किए और गहने वापस लौटाने पर पीड़ित और पुलिस हैरान है। राजनगर एक्सटेंशन में फॉर्च्यून सोसाइटी का सारा मामला है। 20 लाख के गहने पहले चुराए गए और उसके बाद कुरियर से 4 लाख के गहने वापस भेज दिए गए। हैरान जिनके वहां चोरी हुई वो भी और पुलिस भी। राजनगर एक्सटेंशन का मामला फॉर्च्यून सोसाइटी का। अजीब हरकत चोरों की, पुलिस और पीड़ित दोनों हैरान। गाजियाबाद का मामला है, राजनगर एक्सटेंशन का। सोसाइटी का नाम फॉर्च्यून सोसाइटी। 20 लाख के गहने चोरों ने चुराए और फिर कुरियर से उनमें से ही 4 लाख के गहने वापस भेज दिए घर। ऐसा मामला शायद ही कभी आपके सामने आया हो। हैरान करने वाली बात, पीड़ित का और पुलिस का हैरान हो जाना बहुत स्वाभाविक। कुरियर के जरिए 4 लाख के गहने वापस भेज दिए चोरों ने। चुराए 20 लाख के गहने थे, कुरियर के जरिए 4 लाख के गहने वापस कर दिए। चौंकाने वाली बात, हैरान करने वाली बात, पुलिस और पीड़ित दोनों हैरान। अजीब हरकत, बेशक। अगर गहने वापस करने थे तो चुराए क्यों गए? अगर गहने चुरा ही लिए गए थे तो फिर वापस क्यों भेजे गए? यह प्रश्न सभी के दिमाग में। एक बड़ी खबर अमरोहा से इस वक्त हमारे पास। सेक्स रैकेट चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। 6 लोगों के खिलाफ डीएफ ने गैंगस्टर की कार्रवाई की। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। अगस्त महीने में छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ था। अमरोहा से बड़ी खबर।
6 लोगों के खिलाफ डीएम ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन, सेक्स रैकेट पे इन्वॉल्व लोगों पर। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अगस्त महीने में छापेमारी में इस रैकेट का खुलासा हुआ था और अब एक्शन, बड़ा एक्शन पुलिस का, जिलाधिकारी का। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। मंदिर का 45% कार्य पूरा हो चुका है। बुनियाद और जमीन के ऊपर पूरा फाउंडेशन तैयार हो चुका है। 2024 जनवरी के तीसरे सप्ताह में श्रद्धालुओं को अपने आराध्य श्री राम के दर्शन उनके भव्य और दिव्य मंदिर में हो सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है, लेकिन मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण का कार्य 2023 के मार्च महीने में पूरा हो जाएगा और विमान का आने जाने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो जाएगा। का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा। मंदिर का निर्माण कार्य 2023 के दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा, पर मंदिर निर्माण कार्य से पहले जो है श्री राम एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि 2023 के मार्च में एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा और रनवे का काम जो है वो तीव्र गति के साथ हो रहा है। और जो पहली फ़्लाइट है वो मार्च में शुरू कर दी जाएगी। राम भक्त जो हैं वो एयरपोर्ट पे आ करके और भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर का जो दर्शन है एयरपोर्ट से ही कर सकें, क्योंकि जो मंदिर की ऊंचाई है वह 161 फीट ऊंची है, जो एयरपोर्ट से ही भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर दिख जाएगा। आप देखिए कि ये एयरपोर्ट का जो मॉडल है ये रखा है और किस तरह से एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, इसकी नक्काशी किस तरह से की जाएगी, क्योंकि जो एयरपोर्ट होगा वह राम मंदिर जो पत्थर बनाए हैं, जिस पत्थर से राम मंदिर बन रहा है, यानी कि बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं उन्हीं पत्थर को भी एयरपोर्ट पे लगाया जाएगा। उसकी दिव्यता भव्यता बनी रहे, यानी कि मंदिर के तर्ज पर एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा और उन्हीं पत्थरों से बनाया जाएगा जिन पत्थर से भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है। आप देखिए मंदिर का जो मॉडल है ये किस तरह से बनाया गया है। मंदिर मॉडल पे ही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी खूबसूरती देखिए, और जब एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा, जब यहाँ पर विमान उतरेंगे, जब श्रद्धालुओं की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वह तेज़ गति के साथ किया जा रहा है और 2023 के मार्च में पूरा हो जाएगा और विमान जो है मार्च में ही उतरने शुरू हो जाएंगे। राम भक्त जो हैं वो अपने दिव्य भव्य मंदिर में भगवान राम लला का दर्शन जो है 2024 के जनवरी माह में कर सकेंगे, लेकिन मंदिर निर्माण कार्य से पहले एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। ऋषि की इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।